आप सुन रहे हैं एंड्स ऑफ द अर्थ हिंदी ऑडियो बुक समरी। लेखक नील शुबिन। कहानी की शुरुआत 1988 की गर्मियों में ग्रीनलैंड की बर्फीली घाटी में होती है। लेखक नील शुबिन एक नौसिखिया जीवाश्म विज्ञानी हैं जो एक छोटे से प्रोपेलर विमान में बैठे हैं। वे ध्रुवीय भालू, बर्फ और चट्टानों के बीच डायनासोर के जीवाश्म खोजने के लिए यहाँ आए हैं। विमान की खिड़की से नीचे झांकने पर उन्हें एक अजीबोगरीब दृश्य दिखता है। एक काले और भूरे रंग का रेगिस्तान जो चट्टानों और कीचड़ से भरा है। ऐसा लगता है मानो कोई विशालकाय बुलडोजर पूरे परिदृश्य को समतल कर रहा हो। लेकिन यहाँ कोई बुलडोजर नहीं है। यह काम बर्फ की चादरों और हवाओं ने लाखों सालों में किया है। ये उनकी पहली ध्रुवीय यात्रा थी और यह अनुभव उनके जीवन की दिशा ही बदल कर रख देगा। यह किताब सिर्फ ध्रुवों की यात्रा की कहानी नहीं है। यह हमारे ग्रह, ब्रह्मांड और खुद को समझने की एक गहरी यात्रा है। लेखक हमें बताते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र आर्कटिक और अंटार्कटिका पृथ्वी के सिर्फ छोर नहीं है। वे एक तरह की प्रयोगशाला है जहां हम जीवन, जलवायु और ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को जान सकते हैं। ध्रुवों पर जीवन आसान नहीं होता। लेखक बताते हैं कि गर्मियों में यहाँ सूरज 24 घंटे चमकता है, जिससे शरीर की जैविक घड़ी गड़बड़ा जाती है। आधी रात को भी तेज धूप होती है, लेकिन तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। नदियां जो दोपहर में बाढ़ की तरह बहती थीं, रात के 3 बजे सूखी नालियों में बदल जाती हैं। यहाँ समय बीतने का एहसास हवाओं की आवाज़ और बर्फ के पिघलने की आवाज़ से होता है। शुरू में यह अनुभव भ्रमित करने वाला होता है, लेकिन धीरे धीरे यह अपने आप में एक नई दुनिया बन जाता है जहां आप अपने साथियों और अपने विचारों के सिवा किसी और से कटे नहीं होते। पुस्तक का पहला बड़ा आश्चर्य है, बर्फ गर्म होती है, आइस इज हॉट। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सच है। बर्फ का पिघलने का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि स्टील को पिघलने के लिए 1200 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसका मतलब है कि बर्फ अपने ठोस से तरल अवस्था में जाने के लिए बस एक छोटे से बदलाव की जरूरत होती है। प्रकृति में बर्फ हमेशा एक जैसी नहीं होती। ये कभी शहद की तरह धीरे धीरे बहती है, कभी ठोस चट्टान की तरह टूटती फूटती है और कभी पिघलकर द्रव बन जाती है। यही कारण है कि ग्लेशियर इतने खतरनाक और अप्रत्याशित होते हैं। अंटार्कटिका में काम करना बिल्कुल अलग अनुभव है। आर्कटिक जहां पारिवारिक कैंपिंग ट्रिप जैसा लगता है, वहीं अंटार्कटिका एक सैन्य अभियान की तरह है। यहाँ का तापमान बेहद कम है, हवा शुष्क है और हर जगह बर्फ ही बर्फ है। मैकमोर्डो स्टेशन, जो अमेरिकी अनुसंधान का मुख्य केंद्र है, अपने आप में एक छोटा सा शहर है। यहाँ हजारों लोग रहते हैं, लेकिन हर कोई अस्थायी है। लेखक को बर्फ पर जीवन जीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें क्रेवास ग्लेशियर में गहरी दरारें से बचना सीखना सबसे जरूरी है। एक छोटी सी दरार 100 फीट गहरी हो सकती है और बर्फ का एक पतला पुल उसे ढक सकता है, जो किसी के वजन से टूट सकता है। लेखक और उनकी टीम को एक प्रशिक्षण क्रेवास में उतारा जाता है। अंदर जाने पर उन्हें एक अलौकिक दुनिया दिखती है। बर्फ की दीवारें नीले रंग की हैं, जो सूरज की रोशनी को चूस लेती हैं। ये किसी गिरजाघर जैसा पवित्र और खामोश स्थान है। लेखक हमें एक वैज्ञानिक एरिक रिग्नोट से मिलवाते हैं। रिग्नोट गणितज्ञ थे जो बाद में बर्फ के विशेषज्ञ बने। उन्होंने सैटेलाइट तकनीक का उपयोग करके पता लगाया कि अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें एक जगह स्थिर नहीं है, बल्कि विशाल नदियों की तरह बहती हैं। ये बर्फ की नदियां साल में आधा मील तक बह सकती हैं। ये खोज चौंकाने वाली थी, क्योंकि पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि बर्फ बहुत धीरे धीरे पिघलती है। रिग्नोट ने पाया कि बर्फ का सबसे तेज क्षय तट के पास होता है, जहां यह गर्म समुद्र के पानी से मिलती है। तट पर बर्फ पिघलती है और टूटती है, जिससे भीतर की बर्फ तेजी से बहने लगती है। ये खोज हमें बताती है कि जलवायु परिवर्तन ध्रुवों को कितनी तेजी से प्रभावित कर रहा है। लेकिन बर्फ के नीचे क्या है? यह सवाल सबसे रोमांचक है। एक रूसी वैज्ञानिक आंद्रेई कपित्सा ने अंटार्कटिका के विशाल बर्फ के नीचे एक झील होने का सिद्धांत दिया था। सालों बाद उन्नत रडार और भूकंपीय सर्वेक्षणों ने पुष्टि की कि बर्फ के 2 मील नीचे वास्तव में एक विशाल झील है, जिसे लेक वोस्तोक कहा जाता है। ये झील 15 मिलियन वर्षों से पृथ्वी की सतह से अलग थी। जब वैज्ञानिकों ने इस बर्फ के नमूनों की जांच की तो उन्हें उसमें सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स मिले। ये सबूत था कि सूरज की रोशनी से दूर अत्यधिक दबाव और ठंड में भी जीवन पनप सकता है। आज अंटार्कटिका में सैकड़ों उपहिमनद झीलें खोजी जा चुकी हैं और वैज्ञानिक मानते हैं कि ये झीलें बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं पर जीवन की संभावनाओं को समझने की कुंजी हो सकती हैं। ध्रुवों पर बर्फ केवल पानी का जमा रूप नहीं है, ये एक समय कैप्सूल भी है। विली डैंसगार्ड नामक वैज्ञानिक ने ग्रीनलैंड से 1 मील लंबी बर्फ की कोर निकाली। बर्फ में फंसे हवा के बुलबुलों और ऑक्सीजन के भारी और हल्के परमाणुओं के अनुपात का विश्लेषण करके उन्होंने पिछले 1 लाख वर्षों के तापमान का रिकॉर्ड बनाया। उन्हें पता चला कि पृथ्वी की जलवायु बेहद अस्थिर रही है। तापमान कुछ ही दशकों में 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उछल गया था। इसके अलावा बर्फ में फंसे विशाल पेड़ों के जीवाश्म बताते हैं कि अंटार्कटिका कभी हरा भरा उष्णकटिबंधीय जंगल था। ये खोज चौंकाने वाली है, क्योंकि ये साबित करती है कि पृथ्वी पर बर्फ की चादरें स्थायी नहीं हैं। वे आईं और गईं और अब वे फिर से जा रही हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में जीवन अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनशील है।
लेखक अपने कैंप के पास एक पतंगे का सुनहरा रेशमी कोकून देखते हैं। ये आर्कटिक वूली बेयर कैटरपिलर का कोकून है। ये कैटरपिलर गर्मियों के कुछ ही हफ्तों में पत्तियां खाता है, फिर जम जाता है और अगली गर्मियों में पिघलकर फिर से खाना शुरू कर देता है। यह चक्र 7 से 15 साल तक चलता है, जब तक कि उसमें तितली बनने के लिए पर्याप्त ऊर्जा जमा न हो जाए। वैज्ञानिकों ने पाया कि इन कीड़ों के शरीर में एक विशेष प्रोटीन एंटीफ्रीज होता है, जो उनके खून को जमने से बचाता है। यही प्रोटीन अब आइसक्रीम को बिना जमाए रखने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह मस्कोक्स एक प्रकार की बकरी के पास 2 परतों वाला फर होता है, जो उन्हें -40 डिग्री में भी गर्म रखता है। ध्रुवीय भालू का फर असल में पारदर्शी होता है और उनकी काली त्वचा सूरज की गर्मी सोखती है। ये सब अनुकूलन बताते हैं कि प्रकृति ने ध्रुवों के कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अद्भुत समाधान खोजे हैं। लेखक हमें बताते हैं कि मनुष्य भी ध्रुवों पर रहने के लिए अनुकूलित हुए हैं। ग्रीनलैंड के इनुइट लोगों के आनुवंशिक अध्ययन से पता चलता है कि उनके शरीर में एक खास तरह का एंजाइम होता है, जो व्हेल और सील जैसे उच्च वसा वाले आहार को सुस्त तरीके से पचाता है। सामान्य लोगों के लिए ठंड के मौसम में शरीर में ब्राउन फैट बढ़ जाता है, जो ऊर्जा जलाकर गर्मी पैदा करता है। लेखक अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे ध्रुवों पर काम करने वाले लोग कैंप में एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने के लिए ड्रैग शो, विशेष रात्रि भोज और खेलों का आयोजन करते हैं। उनका कहना है कि सफल ध्रुवीय अभियान का रहस्य है ज्यादा गर्म मत बनो, ज्यादा ठंडे मत बनो, पानी पीते रहो और सबसे जरूरी अपने साथियों का ख्याल रखो। ध्रुवीय बर्फ आकाश से भी रहस्य लेकर आती है। 1912 में ऑस्ट्रेलियाई खोजकर्ता डगलस मॉसन के अभियान के एक सदस्य ने बर्फ पर एक अजीब काला पत्थर देखा। ये उल्कापिंड था अंटार्कटिका में खोजा गया पहला उल्कापिंड। बाद में जापानी वैज्ञानिकों ने पाया कि अंटार्कटिका में उल्कापिंड इकट्ठा करना आसान क्यों है। जब बर्फ की नदियां पहाड़ों से टकराती हैं तो गहरी बर्फ सतह पर आ जाती है और हजारों साल पहले गिरे उल्कापिंड बर्फ में से निकल आते हैं। अब तक अंटार्कटिका में 50,000 से अधिक उल्कापिंड मिल चुके हैं। इनमें से कुछ मंगल ग्रह के टुकड़े निकले। एक उल्कापिंड ALH 84001 ने वैज्ञानिक जगत में हलचल मचा दी जब उसके अंदर सूक्ष्म जीवाश्म मिलने का दावा किया गया। हालांकि यह विवादित है, लेकिन इसने अंतरिक्ष जीव विज्ञान एस्ट्रोबायोलॉजी के क्षेत्र को जन्म दिया। आज दक्षिणी ध्रुव पर एक विशाल वैक्यूम क्लीनर कॉस्मिक डस्ट सकर लगा है, जो हर दिन अंतरिक्ष से आ रही धूल को इकट्ठा करता है। पृथ्वी पर बर्फ का इतिहास नाटकीय रहा है। वैज्ञानिकों ने चट्टानों में उन निशानों को खोजा जो साबित करते हैं कि करीब 700 मिलियन साल पहले पूरी पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई थी, जिसे स्नोबॉल अर्थ सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पिछले 50 मिलियन वर्षों में अंटार्कटिका बर्फ से ढका रहा, जबकि आर्कटिक अपेक्षाकृत गर्म रहा। अंततः लगभग 3 मिलियन साल पहले जब दक्षिण और उत्तरी अमेरिका जुड़ गए, तो गल्फ स्ट्रीम मजबूत हो गई, जिससे उत्तरी ध्रुव पर बर्फबारी बढ़ी और बर्फ की चादर बनी। ये प्रक्रिया बताती है कि ध्रुवों पर बर्फ का जमना या पिघलना सिर्फ तापमान पर निर्भर नहीं है, बल्कि महासागरीय धाराओं और महाद्वीपों के हिलने डुलने पर भी निर्भर है। पिछले 1 लाख वर्षों में पृथ्वी ने कई हिमयुग देखे हैं। जब बर्फ बढ़ती है तो समुद्र का स्तर गिर जाता है, और जब बर्फ पिघलती है तो समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। लेखक बताते हैं कि हमारे पूर्वज होमोसेपियंस अफ्रीका में विकसित हुए और उनके विकास की कहानी हिमयुगों के उतार चढ़ाव से गहराई से जुड़ी हुई है। जलवायु परिवर्तन ने ही हमें नए औजार बनाने, आग पर नियंत्रण पाने और अंततः पूरी दुनिया में फैलने के लिए मजबूर किया। लेकिन किताब का सबसे गंभीर संदेश वर्तमान और भविष्य को लेकर है। वैज्ञानिकों ने पाया कि पिछले 40 वर्षों में आर्कटिक पृथ्वी के बाकी हिस्सों की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हुआ है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका से हर साल सैकड़ों अरब टन बर्फ समुद्र में गिर रही है। हवाइट्स ग्लेशियर, जिसे डूम्सडे ग्लेशियर कहा जाता है, तेजी से पिघल रहा है। अगर ये पूरी तरह पिघल गया तो समुद्र का स्तर 2 फीट बढ़ जाएगा। लेकिन इसके पिघलने से पश्चिम अंटार्कटिका की पूरी बर्फ की चादर अस्थिर हो सकती है, जिससे समुद्र का स्तर 10 से 16 फीट तक बढ़ सकता है। ऐसा होने पर दुनिया के सभी तटीय शहर डूब जाएंगे और लाखों लोग विस्थापित हो जाएंगे। पिघलती बर्फ का एक और खतरा है परमाफ्रॉस्ट सदाबहार बर्फ। आर्कटिक के विशाल क्षेत्रों में जमीन के अंदर हजारों सालों से जमी बर्फ में प्राचीन वनस्पति और जानवरों के अवशेष हैं। जब ये बर्फ पिघलती है तो उसमें फंसा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वातावरण में छोड़ा जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और तेज हो जाती है। ये एक खतरनाक फीडबैक लूप है। इसके अलावा पिघलती पर्माफ्रॉस्ट से 1916 में एंथ्रेक्स महामारी फैली थी, जब एक जमे हुए रेनडियर के शव से स्पोर्स निकले। वैज्ञानिकों को डर है कि पिघलती बर्फ से प्राचीन वायरस भी निकल सकते हैं, जिनसे निपटने की हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार नहीं है। इन बदलावों का असर मानव समाज पर भी गहरा पड़ रहा है। कनाडा सरकार ने 1950 के दशक में इनुइट परिवारों को जबरन उत्तरी द्वीपों जैसे ग्रिस फजॉर्ड में बसाया था, ताकि उन क्षेत्रों पर अपना दावा मजबूत किया जा सके। इन परिवारों को कठोर परिस्थितियों और अकाल का सामना करना पड़ा। आज
अलास्का में न्यूटोक गांव नदी के कटाव के कारण खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण परमाफ्रॉस्ट पिघल रही है, जिससे जमीन अस्थिर हो गई है और गांव को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ये मामला दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि ये मानवीय आपदा भी है। पुस्तक के अंत में लेखक हमें एक छोटी सी चिड़िया रिंग्ड क्लोवर की कहानी सुनाते हैं। ग्रीनलैंड में उन्होंने एक घायल चिड़िया को देखा जो जमीन पर लहूलुहान होकर लड़खड़ा रही थी। जब वे उसकी मदद के लिए आगे बढ़े तो चिड़िया उड़कर थोड़ा और दूर चली गई। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि यह चिड़िया बीमार नहीं थी, बल्कि अपने बच्चों को बचाने के लिए उनका ध्यान भटका रही थी। उसके अंडे बिल्कुल नंगे पत्थरों पर रखे थे, बिना किसी घोंसले या सुरक्षा के, और वे अपनी सादगी में अद्भुत थे। लेखक कहते हैं ध्रुवों की यात्रा हमें यही सिखाती है। यहाँ जीवन अविश्वसनीय रूप से नाजुक है, लेकिन साथ ही अविश्वसनीय रूप से साहसी और अनुकूलनशील भी है। बर्फ हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है और इसे बचाना हमारे अपने अस्तित्व को बचाने के बराबर है। पृथ्वी के ये छोर हमें हमारी कमजोरियां दिखाते हैं, लेकिन साथ ही हमें एक दूसरे से जुड़ने और सीखने का अवसर भी देते हैं। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।